अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अस्सलाम वालेकुम। ओके सर, वी आर रेडी सर। अपना माइक जो है वो काइंडली ऑफ कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक जो है वो काइंडली ऑफ कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट है कि अपना माइक जो है वो काइंडली ऑफ कर दें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू हियर मी? जी जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कैन यू हियर मी सर? यस यस आई कैन यू हियर मी? जी जी प्लीज़, आपकी आवाज़ आ रही है। जी 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 शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो ये सेशन है, आज का ये जो वेबिनार है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से, दैट इज़ ऑन कोविड-19 एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान, जिसके लिए हमने आज अपने एक इंतहाई अजीज़ जो हैं उनको दावत दी है। इसके लिए हमारी जो आज की गेस्ट पर्सनालिटी है उनका तारफ़ कुछ इस तरह से है कि सर पाकिस्तान के जो एक सबसे अच्छे इकोनॉमिक्स के लिहाज से एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे एक रिसर्च फेलो के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा सर पीएचडी हैं फ्रॉम यूएसए, कुछ डिस्टिंक्शंस हैं। फुल ब्राइट पे उन्होंने पीएचडी की हुई है। प्राइमरी एरियाज ऑफ जो इंटरेस्ट है इनके, दैट इज डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स है, अप्लाइड इकोनॉमेटिक्स है, पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड स्पेशल इकोनॉमिक्स। जबकि जो सेकेंडरीज एरियाज जो हैं उनमें एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, हेल्थ इकोनॉमिक्स है और एजुकेशन इकोनॉमिक्स है। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी डिस्टिंक्शंस हैं जिनमें बहुत सारे एमफिल और पीएचडी थीसिस जो है वो सुपरवाइज कर चुके हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। उसके बाद मोर देन
15 इंटरनेशनल और नेशनल पब्लिकेशंस हैं और 2 प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वर्थ जो है वो मिलियंस ऑफ रुपीस बनती है, वो सर कर चुके हैं। नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नासिर सर को हमने आज रिक्वेस्ट की है पर्सनली कि हमें आज थोड़ा सा टाइम दें इस हवाले से। तो सर ओवर टू यू सर, आप हमें अपना जो इस हवाले से काइंडली टर्न ऑफ योर Thank you माइक्स so प्लीज much, Furqan Saab. सर प्लीज। Thank you so much, Furqan Saab, for this opportunity. And I think जैसे आपने कहा था कि इसमें ज़्यादातर आपके स्टूडेंट्स भी होंगे, जी बिल्कुल। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि इसको एज अ लेक्चर भी बच्चों को समझाया जा सके कि जो अभी सिचुएशन हो रही है इकोनॉमिक ग्रोथ की पाकिस्तान में, स्पेशली जो कोविड-19 का हुआ है उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है और आगे जाते हुए नेक्स्ट ईयर में हमें क्या करना चाहिए जो ग्रोथ है उसको रिवाइव करने के लिए। मैं अपनी ये प्रेजेंटेशन शेयर करना चाह रहा हूँ कि जी प्लीज सर। लेट मी नो कि अगर आपको ये नजर आ जाए कि जी आ रही आपको नजर आ रही? हाँ जी आ रही है, आ रही है। सही। Let me make it full screen. So, okay. So good. Basic. So, अच्छा मैं इंग्लिश में करूं या मिक्स कर दूं जैसे आप लोग कहेंगे? मिक्स कर दें तो ज्यादा बेहतर है, जो क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर जो ठीक, इसके हैं। थैंक जी यू। जी, श्योर, ठीक है जी। ओके, सो बेसिकली ये जो आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये हम जैसे ये कोविड स्टार्ट हुआ था हमने उस पर बहुत ज़्यादा काम किया। अगर आप पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पाइट की वेबसाइट पे जाएं तो हमने एक अलग से डेडिकेटेड पेज रखा हुआ है और उस पर आप देखेंगे कि हमने बहुत से बुलेटिन्स, इकोनॉमिक बुलेटिन्स निकाले थे कोविड के लिहाज से कि उसका इम्पैक्ट डिफरेंट सेक्टर पे कैसे आ रहा है, एम्प्लॉयमेंट पे, ट्रेड पे, इवन ये स्मार्ट लॉकडाउन की जो आजकल बात चल रही है ये भी पाइड ने फर्स्ट टाइम इस पे आप देखेंगे, वहाँ पे आपको मिल जाएगा बुलेटिन। न्यूज़लेटर थे, फिर ब्लॉग्स थे। तो अगर आप देखेंगे तो मोर देन 100 आइटम्स जो हमने वो की थी। उसके अलावा हमने फिर कुछ रिपोर्ट्स भी तैयार की। आज जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बड़ी जो हमारी लेटेस्ट अपडेटेड रिपोर्ट है। फर्स्ट टाइम मैं जो है इस तरह यहाँ पे उसको प्रेजेंट करूँ जो हमारी अपडेटेड फिगर्स हैं उसके लिहाज से। थोड़ा सा अगर हम देखें जब ये कोविड आया तो इसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को इफेक्ट किया। लेकिन कोविड ने इकोनॉमी को कैसे इफेक्ट किया? कोविड तो हेल्थ को इफेक्ट करता है, इकोनॉमी को ये इस तरह इफेक्ट करता है कि जब कोविड स्प्रेड होना शुरू हुआ, बहुत ज्यादा लोग उससे इफेक्ट होना शुरू हुए, तो आपको पता है कि जी हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की एक खास कैपेसिटी होती है या डेवलपिंग कंट्री चाहे वो यूएससी क्यों ना हो, जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी नंबर ऑफ बेड्स, नंबर ऑफ डॉक्टर्स, वेंटिलेटर्स, इसकी एक खास कैपेसिटी होती है। ये नहीं है कि एक मुल्क में लेट से 1 करोड़ अफराद हैं तो आपको 1 करोड़ बेड्स भी हॉस्पिटल में होंगे या इतने ही डॉक्टर्स भी होंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि जी पर नंबर पर पेशेंट्स बेड होते हैं, ये वेरी करता है मुख्तलिफ कंट्रीज के लिए, तो हमेशा एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। अब जब ये कोविड अचानक स्प्रेड होना शुरू हो जाता है तो बहुत से लोग हॉस्पिटल पहुंचना शुरू हो जाते हैं या ट्रीटमेंट कुछ स्टार्ट हो जाती है, तो इस स्प्रेड को स्लो डाउन करने के लिए कंट्रीज जो है या गवर्नमेंट जो है वो लॉकडाउन की तरफ जाती हैं। जैसे पाकिस्तान में भी आपने ऑब्जर्व किया था मार्च के एंड से लेके मई के स्टार्ट तक, जब आप बिल्कुल ट्रांसपोर्ट बंद कर दी थी, फैक्ट्रीज बंद कर दी थी, स्कूल्स अभी तक बंद हैं, यूनिवर्सिटीज बंद हैं। तो इसका मकसद ये होता है कि जी कम्युनिकेशन या मोबिलिटी जो है वो कम हो जाए और जो स्प्रेड है वो कम किया जा सके। लेकिन ये होने की वजह से क्या होता है कि आपके जो डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वो भी इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो ये काम जो है पहले हम जरा देखते हैं कि ग्लोबली क्या हुआ था। ग्लोबली जब लॉकडाउन हुई तो उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा कंट्रैक्शन आई और लॉकडाउन सिर्फ ये नहीं था कि विद इन कंट्रीज हुई हैं, वो क्रॉस बॉर्डर्स भी हुए हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी रुक गई थी। ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज चूंकि ग्लोबल वैल्यू चेन से इंटीग्रेटेड हैं कंट्रीज, तो उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी इफेक्ट हुई। अब जो 2020 के लिए यानी एंड ऑफ 2020 दिसंबर तक जो ग्लोबल ग्रोथ है that is projected by the IMF to be -4.9%. ठीक है,
ये जो ग्रोथ है -4.9% का क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर इन 2019 में अगर दुनिया की जो जीडीपी थी, जो दुनिया की जो जीडीपी होगी वो -4.9% कम होगी, मतलब कि होगी 95.1%, यानी पिछले साल से इस साल जीडीपी कम होगी, कंट्रैक्शन होगी, ठीक है। अब ये जो कंट्रैक्शन है ये एडवांस इकोनॉमी में ज्यादा होगी -8.0%, और जो इमर्जिंग इकोनॉमीज में उसमें भी कंट्रैक्शन होगी -3%। अभी याद रखें कि ये ओवर द टाइम आईएमएफ जो है प्रोजेक्शंस रिन्यू कर रहा होता है, रिवाइज कर रहा होता है, गिवन द कोविड सिचुएशन 2020, जैसे कि जून से ऑनवर्ड अगर there is a decline in COVID cases, there is a reduction in the spread of the COVID, तो फिर 2021 नेक्स्ट ईयर में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 5.4% की तरफ, यानी पॉजिटिव जो है वो रिकवर कर सकती है। लेकिन अगर एक सेकंड आउटब्रेक होता है, नई वेव आती है, ठीक है, अर्ली उसमें विंटर में, तो फिर एडिशनली जो जीडीपी है वो 4.9% फर्दर कम हो जाएगी नेक्स्ट ईयर में। तो ये ग्लोबल सिनेरियो, और ग्लोबल सिनेरियो इसलिए जरूरी है, आप ये नहीं कह सकते कि जी पाकिस्तान में सिचुएशन अच्छी है लेकिन वो बाकी दुनिया में अच्छी नहीं है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें डेफिनेटली फर्क पड़ेगा, क्योंकि हम जो अपनी चीजें दुनिया को बेचते हैं, एक्सपोर्ट्स जो हैं, अगर उन कंट्रीज में उनकी इकोनॉमिक हालत अच्छी नहीं है तो वो हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो नहीं खरीदेंगे, उससे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट होगी। हम जब अपनी प्रोडक्शन करते हैं तो बहुत सी चीजें, रॉ मटेरियल, मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, तो अगर हम वो इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे तो हम भी इफेक्ट होंगे। तो इस सिचुएशन से यानी पूरी दुनिया की इकोनॉमी, पाकिस्तान में क्या हुआ था, आपको पता है कि जो फर्स्ट केस पाकिस्तान में हुआ था आइडेंटिफाइड, दैट वाज ऑन February 26, 2020, और मार्च 13 को डिसीजन लिया गया कि जी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और ये इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो बैंड कर दी जाएंगी एक्सेप्ट फॉर 3 एयरपोर्ट्स। और उसके बाद प्रोविंसेस जो है ग्रेजुअली दे वेंट टू लॉकडाउन, ठीक है, और ये सिचुएशन लॉकडाउन वाली चलती रही में 11 तक। उसके बाद जो लॉकडाउन रिलैक्स कर दिया गया और फर्दर रिलैक्सेशन जो है दोस हैव बीन ग्रांटेड। ये जो लॉकडाउन थी ज्यादा सख्त था, स्ट्रिक्ट नहीं था, लेकिन ये सारी चीजें जो थी जिस फॉर्म में भी लॉकडाउन था, इट हैज इम्पैक्टेड द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। लेकिन अब ये जानना कि जी हमारी इकोनॉमी पे कितना इम्पैक्ट आया है, ग्रोथ पे कितना इम्पैक्ट आया है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी के हिसाब से बनाते हैं। तो हमने I think we have lost our guest. Let them join again. Sir, can हेलो, you hear? जी, please. जी, सॉरी फॉर, आपका वो शायद सिग्नल्स का इशू है, क्योंकि आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है दरमियान में। आपको आवाज सही, हेलो, किसी मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको दूसरे नेटवर्क पे कर दूं, अब आपकी आवाज सर ब्रेक हो रही है। जी, हेलो, जी, हेलो, जी सर, कैन यू हियर मी? अभी भी ब्रेक हो रही है? अभी ठीक है, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, हेलो, जी सर, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी, स्लाइड्स हैं सर, वो हम थर्ड हेलो, वाली स्लाइड पे थे। जी सर, आपको आवाज आ रही है?
हेलो। जी सर। सर वी कैन हियर यू। जी, आपको आ रही है नजर स्क्रीन? नहीं अभी नहीं आई। स्टार्ट शेयरिंग सर। सर नजर ओके, आ रही है जी, आ रही है मुझे। कैन यू सी द जी जी नजर आ रही है। स्क्रीन? जो स्लाइड यू कैन। सर स्लाइड्स नजर आ रही हैं लेकिन आपकी आवाज जो है वो ब्रेक हेलो। हो रही है इधर। जी जी सर, आपको आवाज आ रही है। तो जी जी, तो बेसिकली मैं आपकी 40 GB अवेलेबल नहीं है, तो हम ये किया हमने जीडीपी। जी जी आ रही है सर। जी प्लीज कंटिन्यू करें। अब आ रही है आवाज क्लियर? जी 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 आ रही है, अब क्लियर आ रही है। मैं मैं ये कह रहा था कि हमने क्वार्टराइजेशन ऑफ जीडीपी की यूजिंग जो एक पेपर है बाय हनीफ एंड कोऑथर्स इन 2013। और हमने फिर ये किया कि जो पहले 3 क्वार्टर्स थे जब कोविड नहीं आया था, उसके लिए हमने प्री कोविड जो इम्पैक्ट थे ग्रोथ रेट्स वो कैलकुलेट किए। और फिर हमने जो कोविड का इम्पैक्ट था यूजिंग दी 4th क्वार्टर, और उसमें हमने ये देखा कि जो डिफरेंट शेयर है, अगर आप जीडीपी को प्रोडक्शन साइड से कैलकुलेट करते हैं तो आपको पता है कि जी 3 मेन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। और उसके अंदर फिर सब सेक्टर्स होते हैं। तो हर सब सेक्टर में हमने बेस्ड ऑन मार्केट फील एंड डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड एक्सपर्ट व्यूज की बेस पे हमने उसमें डिक्लाइन जो है वो कैलकुलेट किया, और उसका इम्पैक्ट फिर हमने जीडीपी में डाला। फॉर एग्जांपल हमारे ख्याल में जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स थी उसमें 2% डिक्लाइन आया, लाइफ स्टॉक में 5% डिक्लाइन आया, माइनिंग वगैरह में 20%, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ 35% इन 4th क्वार्टर। इसी तरह स्मॉल स्केल में 15%। इसी तरह जो रिटेल ट्रेड और होलसेल है ये 35%, और ट्रांसपोर्ट सर्विस सेक्टर में ये दो दो सब सेक्टर्स काफी इफेक्ट हुए थे, इनमें 35% डिक्लाइन आया। अब ये जो हमने प्लग इन किया 4th क्वार्टर की जीडीपी में, तो हमारी जो 4th क्वार्टर की जीडीपी आ रही थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर, अगर आप देखें तो यानी 2000 फिजिकल ईयर 2020 की जो 4th क्वार्टर की जीडीपी है वो फिजिकल ईयर 2019 की 4th क्वार्टर की जीडीपी के मुकाबले में 15.6% डिक्लाइन हुई। दिस इज अ ह्यूज डिक्लाइन। अगर आप उसको सब सेक्टर में ले जाएं तो सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो है दैट इज इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और उसके बाद जो है सर्विस सेक्टर, उसमें ये डिक्लाइन आया था। और इस ग्रोथ को अगर हम एनुअलाइज कर दें तो ओवरऑल जो फिजिकल ईयर 2020 की जो जीडीपी है वो बनती है -1.59%। सो लास्ट ईयर के मुकाबले में इस ईयर जो है वो इकोनॉमी कंट्रैक्ट हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो कंट्रैक्ट हुई है इस फिजिकल ईयर के अंदर, फिजिकल ईयर 2020 के अंदर। लेकिन कितनी कंट्रैक्ट हुई है उसकी क्वांटिफिकेशन जो है उसके हवाले से एस्टिमेट्स जो हैं वो वेरी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो आईएमएफ है उनकी फिगर है कि जी जो कंट्रैक्शन हुई है दैट इज -0.4%। प्लानिंग कमीशन ने इनिशियली, लेकिन ये उन्होंने बहुत अर्ली मार्च अप्रैल में दिया था, उनके ख्याल में जीडीपी हमारी ग्रोथ पॉजिटिव रहेगी, विच वाज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। ज़ाहिर है वो नहीं हुआ। स्टेट बैंक प्रोजेक्ट कर रहा है जिसको -1.5% पे, और जो नेशनल अकाउंट कमेटी है जो ऑफिशियल आपके पास उसमें आता है पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे में, उनके मुताबिक दैट इज -0.38%। हमारी जो कैलकुलेशन है पाइट की, इट हैज डिक्लाइन बाय -1.59%। लेकिन अगेन ये सारी प्रोजेक्शंस हैं, एक्चुअल जो वैल्यू आएगी वो आपको नेक्स्ट ईयर जो पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे है जब आपके पास तमाम डेटा इस क्वार्टर का आ जाएगा, देन यू वुड अंडरस्टैंड कि जी एग्जैक्टली कितना डिक्लाइन हुआ है। बट वी स्ट्रांगली बिलीव दैट कि इट वुड बी मोर देन व्हाट द नेशनल अकाउंट कमेटी जो है दे हैव प्रपोज्ड, एंड इट वुड बी अराउंड -1.5%। तो ये तो हमारा डिक्लाइन हुआ जो फिस्कल ईयर 2020 था। नाउ वी आल्सो वांटेड टू सी कि जी नेक्स्ट ईयर में हमारी प्रोजेक्शंस क्या हैं, कि नेक्स्ट ईयर में यानी 2021 जो फिस्कल ईयर है उसमें ग्रोथ कितनी होगी। तो उसमें फिर हमने मुख्तलिफ सिनारियोज वो किए थे। हमने 2-3 सिनारियो किए कि उसमें एक हमने कहा कि जी एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो है, वो ये है कि सितंबर तक सिचुएशन बेहतर हो जाएगी, कोविड के केसेस डिक्लाइन हो जाएंगे, और जो लूकस अटैक वगैरह है वो भी गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल कर लेगी।
अगर तो ये सिचुएशन होती है तो हमारी जो नेक्स्ट ईयर की जीडीपी है दैट वुड बी 1.33%, यानी जीडीपी ग्रो करेगी, बट नॉट एज मच एज द गवर्नमेंट रिकमेंडेड या सजेस्टेड, जो कि है 2.1%। हमारे ख्याल में इफ बाय सितंबर कोविड के केसेस कंट्रोल में आ जाएं और लुकोसिटिक भी न्यूट्रलाइज हो जाए तो द ग्रोथ वुड बी 1.33%। तो मॉडरेट सिनेरियो ये है कि उसमें जो ग्रोथ है दैट वुड बी जीरो, और मॉडरेट सिनेरियो वो है कि जिसमें सेकेंड वेव जो है वो होगी अर्ली विंटर अराउंड सितंबर अक्टूबर, लेकिन गवर्नमेंट वुड बी एबल टू कंट्रोल दैट बाय एंड ऑफ दिसंबर। एंड सिमिलरली लुकोसिटिक भी जो होगा वो हो जाएगा, बट दैट वुड आल्सो बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दिसंबर। तो उस केस में जो ग्रोथ नेक्स्ट ईयर की होगी दैट वुड बी जीरो, मतलब ना कंट्रैक्ट होगी इकोनॉमी ना ही ग्रो करेगी। Third scenario, which is very pessimistic, if the second wave happens and the leukocytics is also there, और ये situation control करने में गवर्नमेंट को ज्यादा टाइम लग जाए, that is up till next March तक। अगर next March तक ये situation इस तरह चलती है तो we would again see a contraction in economic growth, and that would be around -1.48% या -1.5%. So pessimistic scenario में we can also see that there will be a contraction in growth in the next year as well. इसको अगर हम ग्राफ करें इन चीजों को, जो 3 सिनेरियोज हमने किए थे, ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो, हमारा ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो ये जो 1.91 ग्रोथ है ये वाली, इफ यू कैन सी, दैट इज इन फिस्कल ईयर 2019. In fiscal year 20 the growth rate is -1.58, and if we go with the optimistic scenario, which is that we would control the COVID situation by September, so we would have a positive growth of 1.33% in the fiscal year 2021. तो अगर आप इसको देखें तो ये it's a kind of V-shape recovery, it's a quick recovery, ठीक है। आजकल आप लोग ये सुनते होंगे जी V-shape recovery है, U-shape है, L-shape है, तो इस सिनेरियो में we can expect a V-shape recovery. अगर लेट्स से जो हम मॉडरेट सिनेरियो पे जाते हैं तो इट्स लाइक अ किंग हॉकी टाइप रिकवरी है. We would have a zero growth, the economy won't contract but it won't grow either. And if we go with the pessimistic scenario where we would have -1.5% growth next year, that would be an L-shape recovery. So हमारे पास तीनों किस्म की जो रिकवरीज की पॉसिबिलिटीज हैं, सिनेरियोज हैं. And why do we make these scenarios? Because ये pandemic जो है या COVID जो है, that's not completely in our control. हम अभी भी देख रहे हैं कि केसेस कम तो हो रहे थे, but there is a chance कि जी there could be a second wave of the spread. तो चूंकि situation is very fluid, so that's why you have to make different scenarios. अब ये जो situation है इसकी बेस पे what should we do? हमें next year अब करना क्या चाहिए कि हम अपनी growth को revive करें? So you know, being student of economics, if there would be growth, there would be employment, ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ नेगेटिव होगी या जीरो होगी तो आपको पता है कि जी बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ले ऑफ्स बहुत ज्यादा होंगी. तो हमें अब क्या करना चाहिए नेक्स्ट ईयर के लिए? एक तो ये कि हमें अपने फिस्कल और मॉनेटरी स्टिमुलस देना चाहिए. मॉनेटरी स्टिमुलस में क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट अभी आपको याद है कि 13% से उन्होंने 7% तक वो रिड्यूस कर चुके हैं, जो पॉलिसी रेट है बाय स्टेट बैंक. और ये इफेक्ट करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिस इंटरेस्ट रेट पे बैंक से कर्जा लेते हैं उसको, तो अगर स्टेट बैंक बोर्ड इंटरेस्ट रेट रिड्यूस करेगी फर्दर, तो आप जो बिजनेसमैन हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए जो कैपिटल लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से, वो चीप हो जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे. एंड यू नो, जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस ग्रोथ इंक्रीजेस. तो वी आर सजेस्टिंग कि जी द इंटरेस्ट रेट शुड बी रिड्यूस टू 4 और 5%, एटलीस्ट 5% तक रिड्यूस करना चाहिए. सो देयर इज अ मार्जिन कि आप वहां पे रिड्यूस करें, दैट वुड इनकरेज इन्वेस्टर्स, वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, एंड दैट वुड लीड टू ग्रोथ इन द इकोनॉमी. फिस्कल में ये है कि वी शुड रिड्यूस द टैक्सेस एंड आल्सो इंक्रीज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जो पीएसडीपी में है उसको अगर हम लगाएंगे, इंक्रीज करेंगे प्रोडक्टिवली, तो वो भी जो है ग्रोथ को एनहांस करेगी. एक और सजेशन ये है कि देयर शुड बी एन एम्प्लॉयमेंट गारंटीड स्कीम. सो अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन, गवर्नमेंट अगर 4 महीनों के लिए 120 डेज के लिए 2 मिलियन लोगों को अगर जॉब देती है मिनिमम वेज पे, विच इज 17,500 रुपीज पर मंथ, तो ये कास्ट आती है गवर्नमेंट को तकरीबन 240 बिलियन की. लेकिन इस 240 बिलियन की बेस पे आप तकरीबन 2 मिलियन लोगों को 4 महीने के लिए जॉब मुहैया कर सकते हैं.
अब ज़ाहिर है 2 मिलियन लोग को की जो फैमिलीज हैं वो भी आप शामिल करेंगे तो दिस वुड इंक्रीज टू 8 to 9 मिलियन, जो हाउस होल्ड साइज को इंक्लूड करेंगे आप। तो दैट इज नॉट अ ह्यूज कास्ट, बट इट वुड सिक्योर द लाइवलीहुड फॉर मेनी पीपल। और उस जो आप जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे उनको आप डिफरेंटली यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो लोग एजुकेटेड हैं, हेलो, जी जी सुन रहे हैं सर। ओके सॉरी। सो जो लोग एजुकेटेड हैं उनसे आप जो क्विक लोगों को एजुकेशन की तरफ वो कर सकते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं उनको। जो एजुकेटेड नहीं है उनसे आप फॉर एग्जांपल गली मोहल्ले की वो गलियां जो है वो पक्की करवा सकते हैं। इस तरह की क्विक काम जो है वो करवा सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट रेगुलेशंस बहुत ज्यादा हैं पाकिस्तान में। आप जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत से एनओसीज लेने पड़ते हैं, यहाँ से इजाजत, उस डिपार्टमेंट से एनओसी, उस डिपार्टमेंट से। ना सिर्फ ये कि एनओसीज बहुत ज्यादा हैं जब आप को लेने पड़ेंगे, बल्कि हर एनओसी को लेते हुए आपको बहुत ज्यादा टाइम भी लगता है। तो ये सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करता है इन्वेस्टमेंट को और देयरफॉर प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। तो वी सजेस्ट कि जी आप रेगुलेशन को आसान करें, लोगों को मोटिवेट करें, उनको सहूलत दें कि वो कारोबार की तरफ आए, काम की तरफ आए, ताकि ग्रोथ हो। और आखिर में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ग्रोथ इंक्लूसिव टैक्स पॉलिसी, इस पे हमारा एक अलग से पूरी रिपोर्ट है, जिसमें हमने बहुत बारीकी में जाके बहुत सी सजेशंस दी हैं कि किस तरह हम अपनी टैक्स पॉलिसीज को जो है वो ग्रोथ इंक्लूसिव कर सकते हैं। तो उसमें एक चीज़ ये है कि बहुत से विदहोल्डिंग टैक्सेस लगते हैं जो कि आपसे बिजनेस सेक्टर एफबीआर के बिहाफ पे आपसे काटती हैं। दिस पुट्स एन एडिशनल बर्डन और कंप्लायंस कास्ट ऑन द बिजनेस सेक्टर। तो हम ये कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे विदहोल्डिंग टैक्सेस हैं जिसका रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, तो उनको खत्म कर देना चाहिए। उसका जो रेवेन्यू थोड़ा बहुत आता था उससे इतना नुकसान नहीं है, लेकिन उसका फायदा बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो उन बिजनेस के पास पैसा बचेगा तो दे वुड रीइन्वेस्ट। और अगर आपको पता है कि जी फिस्कल मल्टीप्लायर्स होते हैं, यूजिंग द फिस्कल मल्टीप्लायर्स इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ होगी, और जब ज्यादा ग्रोथ होगी तो आपको ज्यादा रेवेन्यू जो है वो मिलेगी। तो इसमें हर एक जो हम पॉइंट्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए, ये हर एक बहुत तफसील मांगता है, लेकिन हमारे पास चूंकि टाइम इतना नहीं है तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, बट आई विल बी हैप्पी टू आंसर एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस। थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ जी, अगर कोई क्वेश्चन है तो यू कैन रेज योर हैंड्स। जी वकास अली। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी आप क्वेश्चन पूछें। सर जो जब पाकिस्तान में कोरोना आया था तो पाकिस्तान की इकोनॉमी इफेक्ट हुई है, लेकिन अमेरिका हमसे ज्यादा इफेक्ट हुआ है, लेकिन डॉलर का रेट कम क्यों नहीं हो रहा? क्या कम नहीं हो रहा? डॉलर का रेट कम क्यों नहीं हो रहा? अच्छा जी, देखें, जो डॉलर का रेट है वो सिर्फ एक चीज से जो है डिटरमिन नहीं होता। अमेरिका की इकोनॉमी जो है वो इफेक्ट हुई है, लेकिन हमारी इकोनॉमी उस लिहाज से ऑलरेडी बहुत ज्यादा कमजोर है। ये खैर एक पूरी डिबेट है, लेकिन मैं क्विकली बता दूं कि जो पाकिस्तानी रुपये की जो अभी एक्सचेंज रेट है 165-66 के करीब, यही इसकी नेचुरल वो बनती थी। उससे पहले आप ये कर रहे थे कि आपने आर्टिफिशियली उसको 100 पे और फिर 120 पे रोके रखा था, और उसको रोके रखने के लिए जरूरी है कि आपके पास जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो स्टेट बैंक के पास, वो आप उठा के मार्केट में फेंकते हैं जब लोग डिमांड करते हैं। अब हमारे पास रिजर्व इतने ज्यादा नहीं है, तो जब डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर्स होती है उसकी बेस पे ये उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस है जो डिटरमिनेट हो रही है। तो यूएस की इकोनॉमी की जो ग्रोथ है करंट, वो तो इफेक्ट हुई है, लेकिन उसकी साइज ऑफ द इकोनॉमी इतनी इफेक्ट नहीं हुई। जी रशीद अहमद भट्टी साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे मेरा हैं? क्वेश्चन ये है सर से। सर कह रहे हैं कि हमें स्टिमुलस पे जाना पड़ेगा, मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस टू रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ कोविड। अगर हम स्टिमुलस पे जाते हैं तो ऑलरेडी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है वो डबल डिजिट में है, तो इससे अगर हम मॉनेटरी और फिस्कल स्टिमुलस पे जाएंगे तो इन्फ्लेशन मजीद बढ़ेगा। इसका क्या सोल्यूशन होगा हमारे पास? बड़ी साहब, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पहले तो ये बात है कि जो अभी रिसेंट फिगर्स आई हैं जुलाई में, उसमें तो थोड़ा इन्फ्लेशन डबल डिजिट में गया था, लेकिन ओवरऑल पिछले उसमें वो सिंगल डिजिट में आ गया था। हमारी प्रोजेक्शन के मुताबिक जो इन्फ्लेशन है वो 8-9% के दरमियान रहेगी। उसकी रीजन ये थी कि जो एग्रीगेट डिमांड है कंज्यूमर साइड से वो बहुत कम है, क्योंकि बहुत से लोग, आपको पता है कि जो एग्रीगेट डिमांड में मेजर आइटम्स एक कंजम्पशन है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है और इन्वेस्टमेंट है।
तो जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की डिमांड है वो बहुत कम हुई है, जो मुख्तलिफ सर्विस भी हुए हैं। एक तो उसकी वजह से रिडक्शन हुई है, प्लस इन्वेस्टर्स भी अभी रिलेक्टेंट है कि जी हम इकोनॉमी में इन्वेस्ट करें बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटी, तो वो इन्वेस्ट भी नहीं कर रहे। तो एग्रीगेट डिमांड कम हुई है, एग्रीगेट डिमांड साइड से हमारी इन्फ्लेशन इतनी नहीं है। हम ये समझते हैं कि अगर ये स्टिमुलस पे हम जाएंगे भी तो इसका इन्फ्लेशन पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इकोनॉमी ऑलरेडी स्लेक्ट उसमें चल रही है। और इन्फ्लेशन में अगर बहुत भी ज्यादा इफेक्ट आएगा, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक सिर्फ वो 1% होगा, लेकिन उसका ग्रोथ में जो फायदा है वो कोई तकरीबन 2 से 3% तक। और ये जो जितना पैकेज मैंने बताया है, अगर हम ये सारा कर लें तो हमारी ग्रोथ 4% तक जा सकती है। टाइम लिमिटेशन की वजह से मैंने वो डिटेल्स यहाँ पे नहीं दी, लेकिन 1% इन्फ्लेशन बर्दाश्त करके अगर हम ग्रोथ को 4% पे ले जा सकते हैं, इसको आप यूजुअली सैक्रिफाइस रेशियो वगैरह भी कहते हैं, तो वो मेरे ख्याल में बुरी सिचुएशन नहीं है। इस वक्त हमें ग्रोथ की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जी जॉब्स जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। जी, और कोई क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं? सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट के तरीकेकार थे, जीडीपी और जीएनपी जो है, इस पेंडेमिक के बाद जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है उसके हवाले से बताइएगा कि अब वो कहाँ पे स्टैंड करता है। क्या ऐसा नहीं है कि ये जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी है दैट हैज टेक्स प्रेसिडेंस ओवर ह्यूमन वेलबींग व्हेन वी टेक जीडीपी एज अ यार्डस्टिक फॉर ग्रोथ? तो इस पे थोड़ा बताइएगा प्लीज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फुरकान साहब। ये डिबेट कोविड से अलग करके भी ये डिबेट चलती रही है कि जो जीडीपी है क्या वो वेलबींग का एज अ वेलबींग मेजर अच्छा इंडिकेटर है या नहीं। इस पे ज़ाहिर डिबेट हो रही है और बहुत से लोग इसको नहीं समझ रहे, क्योंकि जीडीपी बहुत सी चीजों को अकाउंट में नहीं ले रहा। अभी भी जो जीडीपी है ना वो बहुत सी चीजों को, फॉर एग्जांपल जो हाउस होल्ड चोर्स हैं, बहुत से ऐसे काम है जो उसको नहीं ले रहा होता। प्लस इसके लिए एक अलग से इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स जो है जी। वो कैलकुलेट हुआ। लेकिन आपकी ये बात, इस बात को मैं थोड़ा और बढ़ा दूं, हमें जो अभी इस पेंडेमिक में जो पाकिस्तान की वजह से एक इशू हुआ था, जब हम ये कैलकुलेशन भी कर रहे थे, अब जरूरत है कि हम जो जीडीपी है ना वो क्वार्टरली जीडीपी की तरफ जाएं। अभी भी हमारे पास क्वार्टरली जीडीपी नहीं थी, तो ये कैलकुलेट करने के लिए हमने डिफरेंट तरीके लगाए। लेकिन हमारे पास ऑफिशियल जो क्वार्टरली जीडीपी का डेटा है वो होना चाहिए, वो अब है नहीं। तो पीबीएस को अब इस पे वर्क करना चाहिए कि जी हमारे पास क्वार्टरली जीडीपी अवेलेबल हो, ताकि इस तरह की जब सिचुएशन हो जो कि विद इन 1-2 क्वार्टर के अंदर हमें असेस करनी हो और उसकी बेस पे पॉलिसी बनानी हो, तो वो हमारे पास डेटा अवेलेबल हो। अगर डेटा ही अवेलेबल नहीं होगा तो हम उस पर असेसमेंट कैसे करेंगे और पॉलिसी कैसे बनाएंगे? तो वो वो अलग साइड पे। लेकिन आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि जी जीडीपी जो है वो ओवरऑल वेलबींग को उस तरह शो नहीं कर रहा। लेकिन अब भी हमारे पास कोई इतना ज्यादा फर्दर कोई और इंडेक्स इतना डेवलप भी नहीं हुआ। मतलब हैप्पीनेस इंडेक्स है, लेकिन ज़ाहिर है उसके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। लेकिन ये बात सही है कि जी इसको फर्दर जो है उसको इस पे काम करना चाहिए, ताकि उसमें जो वेलबींग के और इंडिकेटर्स हैं वो लाए जा सकें। लेकिन जीडीपी को सिर्फ ग्रोथ के तौर पे देखना चाहिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के तौर पे नहीं। सही है जी। मजीद कोई क्वेश्चन आप में से पूछना चाहे, बिकॉज वी हैव लास्ट फ्यू मिनट्स, तो अगर आप में से कोई क्वेश्चन मजीद पूछना चाहे, अदील साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि क्वेश्चन कोई पूछना चाहे। हेलो, कोई क्वेश्चन अगर मजीद पूछना चाहते हैं तो आप। स्टूडेंट्स से गए, स्टूडेंट्स। एक्सक्यूज मी सर। जी जी जी। सर ड्यू टू कोविड-19 हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन है, ठीक है, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा हो गई है। और हम इसे यानी कि सूरत हाल को किस तरह से हम डील कर सकते हैं? हम इन शॉर्ट क्या यानी कि वे हैं जिन पे हम अमल करते हुए इसको सूरत हाल को मामूल पे लेके आ सकते हैं? यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमी भी हमारी बहुत ज़्यादा जो है ना इफेक्ट हो रही है, इसकी वजह से हो गई है, मजीद हो भी रही है। तो इस सूरत हाल में आने के बाद हम किस तरह से यानी कि इसे कंट्रोल में लेके आ सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। थोड़ा बहुत मैं ये वहाँ पे बता भी चुका हूँ कि कोविड से निकलने के लिए हमें क्या करना चाहिए। आपकी ये बात सही है कि जो ले ऑफ्स हुई हैं बहुत ज़्यादा हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है कोविड की वजह से। पहले भी हमारी इकोनॉमी डाउनवर्ड जा रही थी, लेकिन वो ज़ाहिर हम अपना जो फॉरेन जो एक्सटर्नल डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट है, उसको कंट्रोल करने के लिए कर रहे थे। तो अभी कोविड की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ी है। उसको निकालने के लिए मैंने कहा था कि जो हमें क्विकली जो कर सकते हैं वो फिजिकल और मॉनेटरी स्टिमुलस है, कि इसको इमीडिएटली हम करें। लेकिन जो लॉन्ग रन सस्टेनेबल ग्रोथ है
उसके लिए जो मैंने वो आखिरी 2 पॉइंट्स बताए थे, 2-3 पॉइंट्स, वो बहुत जरूरी हैं कि एक तो इकोनॉमी में ना आप बिजनेस को आसान करें। आप में से किसी ने भी अगर ये तजुर्बा किया है कि वो आज कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो इतना आसान नहीं है, यानी उससे तो हट जाए आपको कि चलो आपको पहले सरमाया चाहिए, कैपिटल चाहिए, वो है या नहीं है, या कोई ट्रेनिंग चाहिए। उसके अलावा भी अगर आप कोई बिजनेस फॉर्मल सेक्टर में स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों की इजाज़त लेनी पड़ती है गवर्नमेंट से, और वो इजाज़त इतनी जल्दी नहीं मिलेगी आपको, इसमें अक्सर 3-3 साल लग जाते हैं। तो एक जो बिजनेस शुरू करने वाला है, जो एक्सपेंड करने वाला है, अगर उसको इतना टाइम लगेगा तो वो क्यों करेगा? तो हमें जो बिजनेस सेक्टर है या इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इनकरेज करना चाहिए, और जब वो ज्यादा होगी, प्रोडक्शन ज्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन खुद ब खुद उससे कम हो जाएगी। और सर क्या हम एक्सपोर्ट यानी कि अपनी एक्सपोर्ट को अगर बढ़ा दें और इन दोनों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में हम तवाज़न लेके आए, इनमें थोड़ी सी इक्वालिटी आए, तो फिर भी हमारी कंडीशन जो है ये बेहतर हो सकती है पहले से? जी बिल्कुल हो सकती है। अब देखें, इसमें यह है कि एक तो ये कि आप, अब ये सवाल ये होता है कि एक्सपोर्ट आप क्यों नहीं बढ़ा सकते। एक्सपोर्ट के लिए जरूरी ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट की डाइवर्सिफिकेशन भी करें और मार्केट की डाइवर्सिफिकेशन भी। हमारे जो ट्रेड पार्टनर्स हैं, चीन है, जापान है, यूएसए, यूके, हम क्यों बहुत से और इलाकों को ज्यादा मिकदार में एक्सपोर्ट नहीं कर रहे? हम इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट क्यों नहीं कर रहे? तो एक तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ानी चाहिए ताकि हम अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर सकें, डाइवर्सिफाई कर सकें, प्लस हमें और मार्केट्स भी कैप्चर करनी चाहिए। अच्छा, कुछ चीजें अच्छी भी हुई है कोविड में, जैसे कि हमने एक्सपोर्ट सेक्टर में अफ्रीकन कंट्रीज को टारगेट किया है और वहां पे हमारी एक्सपोर्ट्स अब बढ़ी हैं। इसी तरह जो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं ना, जो मास्क है, जो सैनिटाइजर्स हैं, इवन वेंटिलेटर्स भी, इसके हमें ऑर्डर्स मिले हैं अब बाहर से, तो इसकी प्रोडक्शन हमने शुरू कर दी है और वो हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इस चीज को लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बनाने के लिए हमें अपनी प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, क्वालिटी कंट्रोल्स पे काम करना होगा, और अगर हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, डेफिनेटली हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होगा और उसके लिए उसका इकोनॉमी पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। जी बड्डी साहब, आखिरी क्वेश्चन और जल्दी से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 मिनट है। अच्छा सर, ये एग्रीगेट डिमांड आपने कहा कि डिक्रीज हुई है ड्यू टू कोविड, लेकिन जी। जो मार्केट में नजर आ रहा है वो प्राइसेस हाई हो रही है। इसमें ज्यादा फैक्टर ब्लैक मार्केटिंग का है, पॉलिटिकल फैक्टर ज्यादा इन्वॉल्व है। तो इसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं? क्योंकि इन्फ्लेशन का स्टिमुलस से भी इन्फ्लेशन आएगा, लेकिन ये जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है और पॉलिटिकल उसमें एलिमेंट्स ज्यादा है, इसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं? देखिए, आपकी बात बहुत सही है। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन ज्यादातर सप्लाई साइड से बढ़ी हुई। अगर आप कोविड से पहले देखें तो हमारी इन्फ्लेशन डबल डिजिट 3% तक जा रही थी। इसमें डिमांड कम होने की वजह से थोड़ी कम हुई है, लेकिन हमारा ज्यादा इशू सप्लाई साइड इन्फ्लेशन का है। और उसमें आपकी बात सही है, जो होर्डिंग और जो जखीरा अंदोजी और वो लोग करते हैं, तो एक तो हमें सही इंसान और एथिकल इंसान होने की बेस पे ये नहीं करना चाहिए। प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है। जो प्राइस कंट्रोल इंस्पेक्टर्स हैं, जो गवर्नमेंट के और इदारे हैं जो इन चीजों को इंश्योर करते हैं, उनको इस पे इफेक्टिवली काम करना चाहिए। एक तो पॉलिसी मैटर है कि जी आप वहां से वेरिएबल्स चेंज करते हैं, लेकिन दूसरा जो इशू है सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप दोबारा से हमें टाइम देंगे, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अभी रहते हैं, तो उसके लिए हम आपको दोबारा से कोशिश करेंगे कि आप हमारे लिए थोड़ा सा टाइम निकालें। तो बहुत शुक्रिया सर, तमाम पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच सर। जी बहुत शुक्रिया फुरकान साहब, वो तमाम स्टूडेंट्स का भी और फैकल्टी का भी, और इंशाल्लाह जब भी आप कहेंगे आई विल बी अवेलेबल। थैंक यू वेरी मच सो सर, मच। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़ सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा।